नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार पुनः आप लोगों के सामने मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं मौलिक अधिकार के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि मौलिक अधिकार हमारे पास पहले कितने थे, 7 थे, जो कि बाद में 6 हो गए। उन 6 मौलिक अधिकार में से 2 मौलिक अधिकार मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो कि आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। जब तक आप पहले वीडियो को नहीं देखेंगे यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस पार्ट को समझने के लिए आपको पहला भाग देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं, जिसमें हम समता अथवा समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा मौलिक अधिकार हमारा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि कितने से था? अनुच्छेद 19 से 22 तक था। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इस मौलिक अधिकार के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। जो तीसरा हम लोगों का मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच रहता है, यानी 23-24 अनुच्छेद किसका है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 ये कहता है कि आप किसी मानव व्यापार नहीं कर सकते, यानी मानव व्यापार नहीं कर सकते, व्यक्ति को बेच नहीं सकते हो, और किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। ठीक है ना? किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी का मतलब कि उसे कुछ रुपए भोजन पर दिन भर खटाना, दिन भर काम करवाना, कहना चल आज खा ले पेट भरना है, चल सारे दिन भर तो खटे के क्या करा के अब उसका तो क्या हो जाएगा? बैंड बच जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। उसका कोई मजदूरी फिक्स नहीं होता है। और तीसरा है बालात श्रम। बालात श्रम का मतलब बलपूर्वक श्रम कराना, बलपूर्वक जबरी डंडा लेके बैठ जाए, चल थारे करे के तो करे के जबरी करवाना काम, ये क्या कहलाता है? बालात श्रम का कहलाता है। तो यह बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार अनुच्छेद 23 हम लोगों को यह अधिकार देता है कि कोई आपके साथ ये सारा कार्य नहीं कर सकता, आप किसी का बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हो, कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, या कोई मानव व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मानव को बेच रहा है, उठा कर ले जाए, जैसे किडनी चुरवा वालन सारे उन्हें ले जा करके क्या करते हैं? किडनियां फाड़ के निकाल लेते हैं। तो ये सब गैर कानूनी है। तो ये सब की सुरक्षा हमारा किस मौलिक अधिकार के तहत होता है? तीसरे मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध, और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अच्छा, 23 में हमारा क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूरी, बालात श्रम और मानव व्यापार, ये सब नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद जो 24 हम लोगों का है, अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम न करने के लिए कहें। यानी आप किसी फैक्ट्री में, किसी कार्यालय में, किसी भी फर्म में आप 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को रोजगार पर नहीं रख सकते, उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जैसा कि 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना चाहिए, यह अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 21 अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोगों को मौलिक अधिकार कहता है। तो अगर आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार पर रखेंगे, काम धंधा करवाएंगे, तो वहां मौलिक अधिकार 14 वर्ष से कम के बच्चे का मौलिक अधिकार जो प्राप्त है उसका हनन होने लगेगा। यदि आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम करवाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो यह क्या है? अनुच्छेद 24 कहता है। तो अनुच्छेद 24 हमारा यह। अच्छा, 23 में यानी युवाओं के बारे में, 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों, लेकिन शोषण, वही मानव का शोषण आपको नहीं करना है। और अगर 14 साल से ऊपर का है तो अनुच्छेद 23 में आता है, उसके नीचे की बात है तो 24 में आता है। तो अनुच्छेद जो 23-24 है आप शोषण के विरुद्ध है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब चौथा मौलिक अधिकार जो आपका है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग क्या है? सेक्युलरिज्म कंट्री है, लोकतंत्र हमारा देश है। यहाँ पर किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति का जो धर्म होता है उसके लिए व्यक्ति को स्वतंत्र किया गया। किस मौलिक अधिकार के तहत?
हमारा चौथे मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 और 28 के बीच आता है। तो पहले आप देखते हैं कि यानी किसी भी व्यक्ति का जो वो चाहे जिस धर्म को मान सकता है, चाहे जिस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, और वह व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, यह देख लीजिए। अनुच्छेद 25 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अपना खुद उसका चाहे जिस धर्म को वह अनुपालन कर सकता है। अच्छा, जिस धर्म का वो अनुपालन करेगा उस धर्म का वह प्रचार प्रसार भी कर सकता है, और मानना न मानना उस व्यक्ति के ऊपर है कि वह कौन सा धर्म माने कौन सा धर्म न माने, उसे आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। आचरण यानी वह अपने धर्म के अनुसार आचरण भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए सिखों में होता है, वो लोग पगड़ी लगाते हैं ना, तो अब वो लोग पगड़ी पहनते हैं तो हेलमेट कैसे पहनेंगे, है ना? तो हेलमेट पहनने में उन्हें दिक्कत होगी, तो उनका वो अधिकार है, सरकार उन्हें हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, वो उनका मौलिक अधिकार है, वो अपने धर्म के अनुसार अपने आचरण को निभा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। धर्म किस धर्म को माने किस धर्म को न माने वह भी उनके ऊपर है, और अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता रूपी जो मौलिक अधिकार है, जो 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में है, वो उसमें 25वां अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का या अपना धर्म हो सकता है, वो उसका प्रचार प्रसार आचरण व्यवहार कर सकता है। अब 26 अनुच्छेद यह कहता है कि व्यक्ति जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म का मैनेजमेंट भी कर सकता है, प्रबंधन भी कर सकता है अपना, यानी संस्था के हिसाब से, जैसे संस्था नहीं चलता वैसे अपना कोई अपने धर्म के अनुसार मंदिर को क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर करके उसका आवरण सारा साज सज्जा कर सकता है अपने धर्म का, ठीक है ना। और 27वां कहता है कि धार्मिक कार्यों को संपोषित कर सकता है, यानी धार्मिक कार्यों को, धार्मिक संबंधित जैसे हिंदू धर्म है तो अपना रामायण पूजा पाठ वो करें, और करने के लिए चंदा वंदा इकट्ठा कर सकते हैं। संपोषित करना का मतलब धन इकट्ठा कर सकते हैं अपने धर्म के लिए। और मुसलमान भाई हैं वो भी अपने धर्म के लिए अपना चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, उसे आगे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह 27 के अंतर्गत आता है। और 28 अनुच्छेद कहता है कि धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, यानी वो अपने धर्म के अनुसार शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, और अपने धर्म के अनुसार जो उनके उपासनाएं हैं उसमें भी वो जाकर के स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच आता है। 25 में क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उनके अनुसार आचरण व्यवहार कर सकता है, किस धर्म को माने या न माने उसके बारे में वो जान सकता है। 26 कहता है कि जो जिस धर्म को मान रहा है उसका प्रबंधन भी कर सकता है, उसे मैनेजमेंट कर सकता है। 27 कहता है कि अपने धार्मिक कार्यों को संपोषित कर सकता है, यानी उसके लिए धन इकट्ठा कर सकता है। 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति होने की उसे स्वतंत्रता रहेगी। तो ये हमारा हो गया क्या सर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार। तो इसे याद करने के लिए पूरा एकदम थियरी मत याद करो, उसमें का जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट को याद कर लो बस। जैसे 25 में क्या है, प्रचार प्रसार, धर्म को मानना न मानना, उसके अनुसार आचरण व्यवहार, बस हो गया है 25। 26 क्या कहता है, धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक प्रबंधन मैनेजमेंट से क्या तात्पर्य है कि वह अपने धर्म का मैनेजमेंट कर सकता है, कैसे करना है क्या करना, वो सब ऐसे की पॉइंट को याद कर करके हम इसे आगे लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं 5वां सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। जो 5वां मौलिक अधिकार है वह क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यह अधिकार 29-30 अनुच्छेद 29 और 30 में आता है, और यह केवल विशेष अल्पसंख्यकों के लिए है। ये दो जो अनुच्छेद है यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आता है। किसके लिए आता है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के विकास संबंधित बातें, यानी अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का विकास संबंधित बातें अनुच्छेद 29 कहता है। अच्छा 30 क्या कहता है, 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों का जो शैक्षणिक विकास है, शिक्षा का स्तर, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक स्तर को बढ़ा कर करके उनके जीवन को क्या करें, विकसित करें, यह 30 कहता है। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किसके किसके बीच, 29 और 30 के बीच में। 29 अल्पसंख्यकों के हितों का विकास,
30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा के संबंधित विकास को दर्शाता है। की पॉइंट याद करो, बाकी सब क्वेश्चन फंस जाएंगे। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32। अच्छा आप देखो यहाँ 30 था, 30 के बाद 32 अनुच्छेद आ गया, 31 अनुच्छेद कहाँ गया? अच्छा देखो 31 अनुच्छेद कहाँ गया? जो पहले मौलिक अधिकार 7 थे जिसमें से संपत्ति का अधिकार निकल करके अनुच्छेद 330 ए में चला गया, तो जो संपत्ति का अधिकार था वह अनुच्छेद 31 में था, यही 31 उठ करके 330 ए में जाकर मिल गया, इसलिए 31 खाली हो गया। तो ये 30 के बाद क्या आ गया? 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 आ गया, 30 तो संपत्ति वाला वहां चला गया। अच्छा ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह क्या करता है? जो 5 मौलिक अधिकार हैं, 5 मौलिक अधिकारों का यदि व्यक्ति के 5 मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है तो इसी मौलिक अधिकार का सहारा लेकर करके हम उसके 5 मौलिक अधिकार की सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं। अच्छा यह मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 है इसमें एक चीज और बताया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं कि यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह संविधान की आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जब इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछेंगे, अगर संविधान की आत्मा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि प्रस्तावना है, तो वहां दे दिया जाएगा। अगर अंबेडकर के द्वारा पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 32 रहेगा, अगर वैसे पूछा जाएगा तो प्रस्तावना रहेगा। क्लियर? अच्छा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 जो है वह सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 जो है यह हाई कोर्ट, ये इन दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह रिट पिटीशन के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा रक्षा कर सकता है। और कितने रिट पिटीशन इन दोनों के पास है? 5। कितने? यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 रिट पिटीशन का अधिकार है, जिसके तहत वह जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो 5 जो रिट पिटीशन है उसमें पहला जो है रिट पिटीशन वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए हम की पॉइंट बता रहे हैं, केवल सारांश बता रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे, आप लोग ध्यान नहीं देंगे, इसलिए आपके आवश्यक और ज्ञान के लिए मैं बता दे रहा हूं। बाकी जो जान रहे तो वो जान ही रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि अगर किसी अपराधी को थाने पुलिस पकड़ ले गई है तो उस अपराधी को थानेदार या पुलिस या चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अंदर उन्हें नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब अगला है परमादेश। परमादेश क्या है ये समझ लीजिए। अगर कोई अधिकारी, कोई संवैधानिक अधिकारी या कोई संस्था का अधिकारी आपकी बात को नहीं मान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से परमादेश रिट पिटीशन दे करके कोर्ट ये कहती है उस अधिकारी को वह कार्य मनवाने के लिए बाध्य करती है या उस पर विचार करवाती। परमादेश, परम आदेश यानी उच्च आदेश आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। परमादेश का मतलब परम, सर्वोच्च यानी ऊंचा आदेश आ जाता है कि नहीं आप इस पर ध्यान दीजिए, क्या बातें हैं इस पर गौर कीजिए, ये परमादेश कहलाता है। दूसरा रिट पिटीशन ये हो गया। तीसरा रिट पिटीशन है प्रतिषेध। प्रतिषेध तीसरा रिट पिटीशन। प्रतिषेध, निषेध, निषेध मीन्स मना करना, प्रतिषेध रोकना, मना करना। यानी अगर कोई अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी गैर तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य कर रहा तो जो ऊपरी कोर्ट है वह ऊपरी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के किसी अधिकारों का हनन कर रही है हाई कोर्ट, तो वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें नोटिस दे करके सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यानी ऊपरी कोर्ट निचले कोर्ट को क्या कर सकती है? आदेशित कर करके उस व्यक्ति की सुरक्षा कर सकती है। यह होता है आपका क्या? प्रतिषेध, यानी वो उसके मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है उसे रोक सकती है। और चौथा आपका है इसमें उत्प्रेषण। चौथा क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इससे संबंधित है कि जैसे निचली अदालत किसी व्यक्ति के साथ
अन्याय कर रही है, बात को सुन नहीं रही है, गलत तरीके से किसी प्रशासनिक अधिकारी के या राजनीतिक व्यक्तित्व के दबाव में आकर करके व्यक्ति के साथ अन्याय कर रही है, तो वह व्यक्ति ऊपरी अदालत में जाकर करके कोर्ट के अगेंस्ट क्या कर सकता है, मुकदमे को लंबित कर सकता है। और ऊपरी अदालत क्या करेगी, उस निचली अदालत को कहेगी ये भैया ऐसा कर, ये तोरे बस का काम ना है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इस मुकदमे को तुम मेरे पास लंबित करो। ठीक है ना। अगर अधिकार से हट करके कोई काम कोर्ट कर रही है तो आप उसके ऊंचे वाले अदालत में, सुप्रीम अदालत में जाकर करके उनके खिलाफ बात को रख सकते हैं। और ऊपरी अदालत उन्हें क्या कर सकती है, नोटिस दे सकती है कि भैया ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, चुट्टा तुम इस बात को मत करो, तुम छोड़ो, इस मुकदमे को मेरे पास भेजो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब अगला है अधिकार परीक्षा लेखा। अधिकार परीक्षा लेखा क्या है, ये बड़ा देखो शब्द का मतलब समझो। अधिकार परीक्षा लेखा, परीक्षा मतलब पूछना, अधिकार। ये जैसे कोई मान लीजिए आपके स्कूल में कोई आ गया टीचर, योग्य नहीं है, प्रिंसिपल बनकर आकर बैठ गया और आप वहां पर सहायक अध्यापक है, आकर बैठ गया, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप इसके योग्य हो कि नहीं। पहले आप योग्यता को साबित करो कि आप सही तरीके से आपका नियुक्ति होकर आए हैं कि वैसे आए हैं। तो आप अगर सही तरीके से आए हो तो उसे साबित कीजिए। अगर साबित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उस पद से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा, रिट पिटीशन के द्वारा। ये सारा जो 5 रिट पिटीशन है, यही इन्हीं 5 रिट पिटीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, इसी 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है व्यक्ति के। अच्छा देखिए, शुरू में बताया गया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 12 से 35 तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, 32 तक। अब उसके बाद बचा 33, 34, 35, 3 मौलिक अधिकार बच गए। अब जो ये 3 मौलिक अधिकार हैं वास्तव में तो मौलिक अधिकार हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है, संसद से इसमें संसद थोड़ा सा हस्तक्षेप कर देता है। क्या करता है, संसद थोड़ा हस्तक्षेप कर देता है। 32, 33 वाले, 33, 34, 35 वाले में 33 क्या कहता है कि संसद जैसे सैनिक हो जाते हैं, सैनिक जिस कमांडो के अंतर्गत रहते हैं, तो वहां पर सैनिकों के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो कि वहां पर उन्हें वो छूट नहीं दी जाती है। तो हालांकि उनका मौलिक अधिकार रहता है, लेकिन वहां पर संसद के द्वारा वहां पर मिलिट्री वालों को क्या रहता है, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त रहता है, जिससे कि वो उनके मौलिक अधिकारों का थोड़ा बहुत हनन कर सकते हैं। और 34 में क्या है कि जैसे जहां पर सैनिक से ही संबंधित ये तीनों हैं, जैसे कहीं पर मार्शल लॉ यूज हो गया, सैनिक जब कभी भी गलती करते हैं, कोई गलतियां होती हैं सैनिकों के द्वारा, तो उनके उच्च पदाधिकारी द्वारा क्या होता है, उस पर मार्शल कोर्ट के द्वारा मार्शल लॉ या लगा दिया जाता है। तो वहां मार्शल लॉ की स्थिति में भी उस सैनिक के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो कि किसके द्वारा शक्ति प्रदत्त है, संसद के द्वारा। ठीक उसी प्रकार 35 का भी है। तो ये तीनों सैनिकों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप लोग मौलिक अधिकार, जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोगों को मिला है, उस 6 मौलिक अधिकारों को अच्छे से समझ गए होंगे। पहला मौलिक अधिकार क्या था, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 से 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में था। चौथा क्या था हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 के बीच था। पांचवा हमारा था सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मित्रों, इतनी विषम गर्मी में, विकट गर्मी में आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे या आपको और कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि और आपको बेहतर से बेहतर इम्पोर्टेंट जो इसमें इंफॉर्मेशन है बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें। लेकिन दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।